हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं लुईस क्षार क्या होते हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था लुईस अम्ल क्षार अवधारणा क्या होती है। इसके अंदर हमने देखा था पीछे वाले वीडियो में कि लुईस अम्ल है वो क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा दूं कि लुईस अम्ल क्या होते हैं। देखो, लुईस अम्ल के अंदर हमने देखा था ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम होते हैं। कैसे कम होते हैं? मतलब जो भी अपने केंद्रीय परमाणु होता है उसका अष्टक कंप्लीट नहीं होता, अर्थात ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो इस प्रकार की स्पीशीज थी वो किसके अंदर आ रही थी? लुईस अम्ल के अंदर आ रही थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लुईस क्षारक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लेविस भी बोल देते हैं, लुईस भी बोल देते हैं। डजेंट मैटर कुछ भी हो, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि लेविस या फिर लुईस क्षार क्या होते हैं। बच्चों, इसके अंदर भी हम देखेंगे जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट इसके अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है, मतलब अष्टक पूर्ण होता है। तो केंद्रीय परमाणु होता है ना, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की तो कमी नहीं होगी, क्योंकि ऑक्टेट तो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस पे प्रेजेंट होते हैं। केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, साथ में उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उपस्थित होते हैं। किसके पास में? लुईस क्षारक के पास में। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एग्जाम्पल के अंदर हम जैसे NH3 देख लेंगे, H2O देख लेंगे, RnH2 देख लेंगे, पिरिडीन देख लेंगे, C5H5N। ऐसे हाइड्रोजीन देख लेंगे। हाइड्रोजीन किसको बोलते हैं? NH2 को बोल देते हैं। एल्कोहल हो जाएगा, इत्र हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएंगे? क्षारक के अंदर आ जाएंगे। कौन से क्षारक? लुईस क्षारक के अंदर आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु के पास में दो चीजें होगी। केंद्रीय परमाणु जो होता है, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, शॉर्टकट में क्या बोल दूंगा, CA, सेंट्रल एटम। आगे कहानी समझ में। CA यहाँ पे कॉन्जुगेटिव एसिड नहीं है, कॉन्जुगेटेड एसिड नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। इसके पास में क्या कंडीशन होती है? सबसे पहली कंडीशन क्या होती है इसका? अष्टक पूर्ण, अर्थात ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। अष्टक इसका क्या होता है, पूर्ण होता है। ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। पहली कंडीशन इसके अंदर यही हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने? इसके पास में क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो उपस्थित होंगे। किसके पास में? केंद्रीय परमाणु के पास में। तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे सर? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यही दोनों कंडीशन होगी किसके पास में? लेविस क्षारक के पास में। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले भी बताए हैं, उदाहरण पिरिडीन हो गया। कौन? पिरिडीन। पिरिडीन को आप क्या बोल दोगे? C5H5N बोल दोगे। स्ट्रक्चर बना के मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। जैसे N लगा देंगे यहाँ पे, अगर N नहीं होता तो बेंजीन हो जाता, इसीलिए आप क्या बोलते हो, इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है। किसके पास में? नाइट्रोजन के पास में। बाकी आप सेम स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह बनाते हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H5N। N के पास में क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, इसीलिए। उसके बाद में जैसे मैं हाइड्रोजीन का एग्जांपल दे दूं, NH2, ये क्या है? हाइड्रोजीन है। क्या बोल दोगे इसको आप? हाइड्रोजीन बोल दोगे, राइट। साथ साथ में मैं नाम भी लिख देता हूं। जिनके नाम आपको पता है वो मैं नहीं लिखने वाला, बाकी जिनका नहीं पता है वो लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, N। आगे जैसे बात करें H2O की, ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। कितने? दो होते हैं। किसके पास में? वाटर के पास में। ऐसे NH3 की बात कर लेते हैं। किसकी बात? NH3 की। NH3 का मैंने एग्जांपल बहुत बार लिया। इसके पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ऐसे ही बात कर लेते हैं RnH2 की। किसकी? RnH2 की। उसके पास में भी क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर है वो प्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे भी बता सकते हो, एल्कोहल बता सकते हो, इथर बता सकते हो, राइट। जैसे एल्कोहल है ROH। ऑक्सीजन के पास में क्या है, यहाँ पे लोन पेयर उपस्थित है। कितने? दो, राइट। सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो लोन पेयर क्या है इसके पास में उपस्थित है। ऐसे आप इथर का दे सकते हो। फर्क क्या है एल्कोहल और इथर में? इसके दोनों साइड में इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। किसमें? इथर में। बस इतना ही फर्क है। इसको क्या बोल दोगे आप?
इथर बोल दोगे, ये एल्कोहल हो गया। यहाँ तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीधा वो कथन के रूप में देगा कि किस में तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, किस में ऑक्टेट कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है नहीं होता है, ये सारे कथन देगा आपको। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए क्या है कि सारे की सारी जो मैं डेफिनेशन वगैरह लिखा रहा हूँ वो आपको आनी चाहिए। यहाँ से बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, अगला पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा। आपने एक एग्जाम्पल देखा, जो रिनाइन होते हैं, क्या उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है? बिल्कुल सर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने क्लोरीन देखा है, क्लोरीन का जो लास्ट वैलेंसी शेल होती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं, एक की कमी रहती है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया इसके पास में, लेकिन अगर Cl- की बात करें तो ऑक्टेट क्या हो जाता है इसका? कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो Cl- बनते इसके पास में 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और एक माइनस लग जाएगा। इसलिए हम क्या बोल देंगे, रिनाइनों के पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। अतः ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? लेविस बेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे, राइट। तो अगला पॉइंट आप क्या लिख दोगे बच्चों यहाँ पे इसी के आगे कि सर अगली कंडीशन रिनाइन होते हैं, ये क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। रिनाइन कौन है? लुईस बेस, लुईस क्षारक है, राइट। क्यों? क्योंकि इनके पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्यों? रीजन क्या बता दोगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसके पास में? उपस्थित हो गए। एग्जाम्पल की बात करें, रिनाइन जैसे Cl की बात करें, क्लोरीन माइनस। अब इसके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन की बात करते हैं 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? Cl- के पास में ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से आप क्या बोल दोगे कि सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए क्या बन गया? Cl- बन गया। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए इसमें? 1 2 3, 3 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आगे भी आप एग्जांपल दे सकते हो, I- दे सकते हो, F- भी दे सकते हो, O2- आपके एग्जाम में भी आता है, इसलिए मैं वो लिखवा लेता हूँ O2-। इसके पास में भी कितने होंगे? आपने देखा है 3 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। किसके पास में? ऑक्सीजन के पास में। यहाँ पे O2- के पास में 2 2 6 टोटल हो गए। ऐसे OH की बात करते हो तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास में भी क्या? OH- सॉरी है ना, इसके पास में भी क्या होता है? लोन पेयर उपस्थित होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है एग्जाम में याद रखनी है कि कौन किसके पास में क्या है। यहाँ तक आपकी चीज समझ में आ गई होगी, मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ से एक कैलकुलेशन निकल के आ रहा है बच्चों, लुईस अमल और लुईस क्षार दोनों से इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। हमने क्या देखा था? लुईस अमल के अंदर क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लुईस अमल के गुण भी बढ़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे के क्या हो गए? समानुपाती हो गए। लुईस क्षारीय गुण की बात करते हैं, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति, अर्थात क्या करता है? ये डोनेट करता है। तो इसमें जैसे जितने वो इलेक्ट्रॉन युग्म है त्यागेगा, वैसे वैसे उसमें एक लुईस क्षारीय गुण है, लुईस बेस की जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात हम यही लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आती है कि लुईस अम्ल के गुण, किसके? लुईस अम्ल के गुण किसके समानुपाती? क्या कर रहा है ये? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये चीज लिख देंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उतने ही क्या होंगे? लुईस अम्ल के गुण बढ़ जाएंगे। लुईस क्षारीय गुण क्या हो जाएंगे? लुईस क्षारीय गुण की बात करते हैं, लुईस क्षारीय गुण। देखो बस फर्क क्या है, इसमें क्या कर रहा था? ग्रहण कर रहा था, इसमें क्या कर देगा? उसका उल्टा कर देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति बोल दोगे, राइट। इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति किसके अंदर? क्षार के अंदर। तो ये दोनों पॉइंट आपको आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लुईस अम्ल के गुण किसके समानुपाती होते हैं, तो वो बोल देगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के, त्यागने की प्रवृत्ति के, दोनों ऑप्शन देगा, या फिर बोलेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको एकदम सही से आना चाहिए, तभी वहां पे कर पाओगे। आगे जैसे बच्चों बात कर लेते हैं, इसके अंदर अगला पॉइंट हमारे पास में क्या जाता है, जैसे लुईस सिद्धांत है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या एडवांटेज है इसके,
इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है तो आप हेडिंग डालो लुईस सिद्धांत की उपयोगिताएं, एडवांटेज ऑफ लेविस थ्योरी, राइट। हाँ, अब देखेंगे इसकी उपयोगिताएं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे इसकी सीमाएं क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है, जो कि अभी तक हम देखते आए हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो पीछे आप 10 सेकंड पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। हाँ, आपने हेडिंग डाल दी होगी। तो बताओ आपको क्या उपयोगिता दिखी, आपको क्या खासियत दिखी इस नियम के अंदर, क्या बताया लेविस ने, उसमें सिद्धांत में क्या कुछ खास दिखा आपको, या कुछ भी खास नहीं दिखा। अगर जो स्टडी कर रहा है साथ साथ में उसको तो जरूर खासियत का पता चल गया होगा ना। हेडिंग डाली लुईस सिद्धांत की उपयोगिता, लुईस सिद्धांत की उपयोगिताएं, राइट, एडवांटेज ऑफ लेविस थ्योरी, राइट, लिख दो। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा और आप लिखते चलोगे। जैसे कि हमने देखा ये धारणा बहुत ही ज्यादा क्या है, व्यापक रूप से क्या है, प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पर अम्लीय और जो क्षारीय गुण है उनकी व्याख्या के लिए हम प्रोटॉन वगैरह की बात ही नहीं करते। अर्थात जिसके पास में प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन प्लस नहीं है, उनके बारे में भी हम बता सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो वहां पे पीछे वाले में लिमिटेशन थी कि अगर कोई प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, त्यागेगा, तभी हम बता सकते थे कि वो एसिडिक है या फिर क्षारीय है या फिर बेसिडिक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशन भी नहीं है, इसीलिए क्या है, व्यापक रूप से क्या है, प्रचलित अवधारणा है। इसके अंदर हमें कोई भी मतलब ऐसे कंडीशन नहीं लगे कि प्रोटॉन ही होना चाहिए, जलीय विलयन ही होना चाहिए। तो इसकी व्याख्या हम ज्यादा कर सकते हैं, प्रोटॉन होना इसके लिए आवश्यक नहीं है। पहली बात यही लिख दोगे। तो पूरी लाइन क्या लिख दोगे, इस धारणा में क्या, इस धारणा के अंतर्गत हमें H+ की जरूरत नहीं पड़ती। H+ मीन्स प्रोटॉन की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम बोल देंगे कि सर ये अधिक व्यापक है। उसके बाद में मैंने अगली बात बताई, क्या जलीय विलयन वगैरह की आवश्यकता है यहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो क्या निर्जलीकरण मतलब निर्जलीय जो विलायक है उन पे लागू होती है? बिल्कुल सर, निर्जलीय विलयनों पे या विलायकों पे भी क्या हो जाती है, ये लागू हो जाती है। सेकंड बात यही लिख दोगे, क्या लिख दोगे, कि यह धारणा निर्जलीय विलायकों पर भी लागू होती है। इंपॉर्टेंट बात है, निर्जलीय का मतलब यहाँ पे जल की आवश्यकता नहीं पड़ती इसके अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या लिख दोगे, तीनों पॉइंट लिख दिए होंगे आपने, ऊपर वाले दोनों पॉइंट लिख दिए होंगे। कि पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने, कि अम्ल या क्षारीय गुणों की व्याख्या करने के लिए हमें प्रोटॉनों की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया, कि यह धारणा निर्जलीय विलायकों पर भी लागू होती है। तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं आपको, कि इस धारणा में अम्ल या क्षार की प्रकृति विलायक पर निर्भर ही नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या विलायक के ऊपर जो अम्ल और क्षार है उनकी प्रकृति विलायक के ऊपर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती? चाहे कोई सा भी मीडियम हो, कैसा भी हो, उसे कोई मतलब ही नहीं है, इसने किसी विलायक की या किसी भी प्रकार की बात ही नहीं की। तो क्या बोल दोगे, इस धारणा में अम्ल क्षार की प्रकृति विलायक पर निर्भर नहीं करती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो नियम है ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे मतलब एक्सट्रीमली लेवल पे प्रचलित है। सबसे ज्यादा कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई, फिर भी हमें कुछ कमियां दिखी इसके अंदर, फिर भी इसकी लिमिटेशंस है। कौन सी है अभी बताते हैं। देखो ये तीनों पॉइंट आप लिख लोगे। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, लुईस सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। लुईस सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी। हाँ, क्या बोल दोगे, लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी, सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है। क्या एक चीज देखिए आपने यहाँ पे कि सर इसके लिए उपसहसंयोजक बंध होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होना चाहिए, तभी हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल दोगे, क्या सीमा है इसकी, कि इस सिद्धांत में अम्ल व क्षार के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनता है, अतः इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण नहीं होता। पूर्ण स्थानांतरण नहीं होने का मतलब क्या हुआ, कि इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को सिर्फ आकर्षित ही करता है, उनके मध्य बंध बनता है, जिस ओर जाता है उसको तीर से दिखा देते हैं, लेकिन वो उसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता पूर्णतः, मतलब बाहर नहीं निकाल पाता। इसीलिए तो क्या बोल दोगे, उपसह संयोजक। उप का मतलब दोनों के मध्य संबंध होना, जुड़ना, सह का मतलब साथ में, आगे संयोजक का मतलब जुड़ना, सह संयोजक इसीलिए बोलते हो आप। तो क्या हो गया, इसमें उपसह संयोजक बंध बनता है जिसे इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण नहीं होता, अतः अम्ल व क्षार की अपेक्षिक सामर्थ्यता की व्याख्या नहीं करता। अपेक्षिक सामर्थ्य का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, कि कौन H+ दे रहा है या OH- ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते।
अर्थात इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ जाता है कि यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि प्रबल अम्ल कौन है, दुर्बल क्षार कौन सा है, प्रबल क्षार कौन सा है। इन चीजों की व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही निकल के आ जाता है। अर्थात अगला पॉइंट हम ये बोल सकते हैं ना, ये लुईस एसिड और लुईस बेस के मध्य की क्रिया में जो उपसहसंयोजी या जटिल यौगिक बनते हैं उनकी गति के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। अर्थात उनकी गति धीमी भी होती है, धीमी गति से बनते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। आगे आपने एक चीज देखी, जैसे कि सर HCl है, इसको हम वाटर में डालते हैं तो पूर्णतः डिजोल्व हो जाता है। अर्थात H2SO4 है वो भी पूर्णतः क्या हो जाता है, जल में आयनित हो जाता है, ये बात है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, जो HCl और H2SO4 होता है वो प्रोटोनिक अम्ल है। अर्थात क्या करते हैं, उपसहसंयोजी बंध नहीं बनाते, फिर भी क्या है वो अम्ल है। तो इस चीज की व्याख्या भी कौन नहीं करता, अपने ये लेविस भाई साहब नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम लास्ट लाइन क्या लिख देंगे, HCl व H2SO4 प्रोटोनिक अम्ल है या एसिड है, फिर भी लुईस बेस के साथ उपसहसंयोजक बंध नहीं बनाते। इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाता क्योंकि वो पूर्णतः डिजोल्व हो जाते हैं और उपसहसंयोजक बंध नामक कोई चीज नहीं बनाते। आगे फिर भी वो एसिड है। तो यहाँ से हमारे पास में यही चीजें निकल के आ जाती है इसकी कमियों के अंदर। और मैं इसकी आपको नोट्स वगैरह की PDF क्या है अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक है आपका, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आगे जैसे एक लाइन और लिख सकते हो लवण वगैरह के बारे में। हाँ, लाइक लिमिटेशंस की बात और कर लेते हैं कि इस सिद्धांत से लवण का जो जल अपघटन होता है या विद्युत अपघटन होता है या एस्ट्रिफिकेशन होता है, एस्ट्रिकन होता है, उनकी व्याख्या भी हम नहीं कर सकते। सीधा सा मतलब यही है कि ये नहीं बताता कि H+ आयन का त्याग हो रहा है, ग्रहण हो रहा है क्या, तो इन चीजों के बारे में नहीं बताया, तो इनकी व्याख्या नहीं कर सकते हम। बस यही रीजन है। इस पे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। आपका मेन मकसद है कि थ्योरी को जैसे मैंने समझाया पूरा समझना, समझ में आना और समझना, राइट। अब यहाँ तक आप लोगों के अगर समझ में आया है और आपको हेल्प मिल रही है हमारे वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हो। सो बच्चों, कल हम अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, अम्ल क्षार वियोजन, एसिड बेस डिसोसिएशन क्या होता है, अम्लों का वियोजन किस प्रकार होता है, उनका आयनन किस प्रकार होता है, उनको प्रबल अम्ल कौन से है, दुर्बल क्षार वगैरह कौन से हैं, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, ये सब हम कल वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि इस चीज की व्याख्या यहाँ पे भाई साहब नहीं कर पाए, तो इससे आगे हमें देखना पड़ेगा उनका वियोजन किस प्रकार होता है, डिसोसिएट किस तरह से होते हैं। सो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।